हेलो डियर स्टूडेंट, तो अगेन वेलकम टू अवर न्यू सेशन एंड न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अबाउट 5 लेक्चर अपने इस चैप्टर के हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है एसी जनरेटर के ऊपर क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। कंप्लीट चर्चा करेंगे विद न्यूमेरिकल डायग्राम एंड प्रिंसिपल और एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिकॉल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वैसे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर डिटेल से करवाया गया है, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि अपने को इस लेक्चर के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स? अगर मान लो आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई सरफेस रख देते हो, कोई पृष्ठ रख देते हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली जो लंबवत लाइंस होती हैं, जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, वो सारी की सारी उस सरफेस, उस पृष्ठ से जो संबंध रखती हैं, उसको आप क्या बोलते हो? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हो। मतलब कि नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलेट टू सरफेस, दैट नंबर्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और अपन ने एक मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था, समझना भाई। देखो, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के से मान लो कि कोई सरफेस है और उस सरफेस का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या कर रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था अपने, वो क्या था? फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था। फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जहाँ पर बी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या था? एरिया। ठीक है, और स्टूडेंट अगर आपको पता हो तो एरिया भी एक प्रकार से एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? उस सरफेस के लंबवत जाने वाली और सेंटर से जाने वाली जो लाइंस होती हैं वो उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। कैसे? जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो इससे जाने वाली लाइंस, ये मान लो कि वो लाइन है और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, सेंटर से जा रही है और इसके सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये देखो, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल और सेंटर से जाने वाली लाइन क्या कहलाती है? एरिया वेक्टर को शो करती है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की मेन थ्योरी थी वो क्या थी कि अगर किसी सरफेस का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो जो लाइंस पास आउट होती है उस सरफेस के साथ, वो जो लाइंस होती है वो क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। अब यहाँ पर ये इस प्रकार रखा है कुछ सरफेस और इसका एरिया वेक्टर है जो इस डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि इस डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर सरफेस कुछ ऐसे होता तो इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होता, बी वेक्टर भी ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। और यहाँ से सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है। ये देखो, एरिया वेक्टर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइंस क्या होगी? यहाँ से पास आउट होने वाली है। ठीक है, सारी की सारी लाइंस क्या हो रही है? इसके सरफेस के साथ लंबवत है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है? 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ से अगर मान लो कि कोई सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल पे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा है, तो इस ए वेक्टर का अपन क्या कर लेते हैं? कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। थीटा के इस साइड वाला घटक कौन सा हो जाएगा? ए कोस थीटा, और इधर वाला घटक ए साइन थीटा। सही है, और ए कोस थीटा, अभी इस ए वेक्टर है ना, इस डायरेक्शन को अपन ने क्या कर दी? खत्म कर दी। खत्म करके इसके 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया, ए साइन थीटा और कोस थीटा। अब अपने को ये पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो उस सरफेस के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल बनता है तो ही वो थ्योरी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। मीन्स ये है कि अगर किसी सरफेस का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है या मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस उस सरफेस के से
पास आउट हो रही हैं वो फील्ड लाइंस क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। अब इस ए को तो आपने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ए को ख़त्म करके आपने क्या किया, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। अब यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है, ए कोस थीटा है। ए कोस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, समांतर है, और ए साइन थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है। तो लंबवत के केस में मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि लंबवत ये एरिया वेक्टर है, और अपनी ये जानते हैं कि लंबवत क्या होनी चाहिए, सरफेस होनी चाहिए। सरफेस तो मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत होनी चाहिए, और एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ही क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की थ्योरी काम करेगी। अब यहाँ पर बी डॉट ए, और ये जो ए होता है ये क्या होता है, सरफेस की ये जो एरिया वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ए है, ये क्या आ जाएगा, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, और यहाँ से फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये थ्योरी क्या थी, मैग्नेटिक फ्लक्स की थ्योरी थी। और अगर मान लो कि मैं ये कहूँ कि ये जो कोयल ली गई है, इस कोयल के अंदर, या ये ऐसे समझो कि कोई कुंडली ली गई है, उसके अंदर फेरों की संख्या n है, मतलब कि टर्न्स आपने क्या कर दिए, n कर दिए, तो जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल टू एन बी डॉट ए हो जाएगा, मतलब कि n नंबर्स के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थ्योरी बहुत काम आएगी अपने इस लेक्चर के अंदर। रिपीट कर देता हूँ, अगर मान लो आपको क्या करना है, फ्लक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो। पहला, जो आप ये सरफेस ले रहे हो, या यूं कहो कि ये कोयल ले रहे हो, उस कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दो। अगर आप नंबर्स को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, बी पर भी तो डिपेंड कर रहा है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, एरिया। अगर आप जो सरफेस ले रहे हो उसका एरिया इंक्रीज़ कर देते हो, जैसे मान लो कि प्रारंभ में, ऐसे समझो, प्रारंभ में मान लो कि आपने ये सरफेस लिया, अब ये सरफेस इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इससे क्या होगा, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होगी, क्योंकि इसका एरिया कम है। अब जैसे मान लो कि 100 फील्ड लाइंस ऐसे पास आउट हो रही है, तो इसको आपने बीच में रखा, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइंस को अपनी ओर अंदर अब्जॉर्ब करेगा, अबाउट 20 या 25 लाइंस ही क्या होगी, इससे पास आउट होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर आप क्या करते हो, सरफेस की यानी कि एरिया की वैल्यू बढ़ा देते हो। अब की बार आपने ये एरिया लिया है, 100 लाइंस पास आउट हो रही थी, एरिया बड़ा कर दिया, तो सारी की सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर इंटर होगी। अब जब सारी की सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर इंटर होगी, तो अगर वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो जो लाइंस होती है वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। क्लियर है मैग्नेटिक फ्लक्स की थ्योरी, ठीक है। और अगर ये जो सरफेस है, समझना भाई, अगर ये सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर है, अगर ये मान लो कि जैसे थीटा एंगल पे है, तो भी क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, क्योंकि जो ए कोस थीटा है वो इसका जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। कैसे समझना, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो केस है थीटा एंगल का। अब थीटा एंगल का है मतलब कि एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार रखा है, यूँ समझो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और वो जो कोयल आपने ली, अगर ये ऐसे है तो सारी की सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर पास आउट होगी। अगर इसको आपने थोड़ा सा घुमा दिया तो इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, दिमाग में अपने ये आता है कि सर अब सरफेस तो परपेंडिकुलर नहीं है, अब सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है तो इट मीन्स कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। स्टूडेंट, सरफेस तो परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन थ्योरी अपनी क्या काम करेगी, अगर एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तो ऐसे रखा, थीटा एंगल बना रहा है, तो इस केस के अंदर इसको आप जब कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो इसका जो ए कोस थीटा कंपोनेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब कि कुछ न कुछ पार्ट ऐसा है इस सरफेस का जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है,
जो ए कोस थीटा वेक्टर, जो ए कोस थीटा एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। हाँ, वो अलग मैटर है कि जितनी परपेंडिकुलर, मतलब जितनी लाइंस ऐसे रखने पे पास आउट हो रही थी उतनी लाइंस ऐसे रखने पे पास आउट नहीं होगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसे आपने घुमाया, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, और घुमाया, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। अब ऐसे घुमा दिया, अब ऐसे घुमा दिया, अब मैं जो एरिया वेक्टर है वो कैसे हैं, ऐसे है, और मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे, मींस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। हाँ, इस केस में अपन ये कह सकते हैं कि फाई बी इज इक्वल टू बी ए, आपने लिखा कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी रख दो, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री रखोगे तो फाइव भी कितना हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा, जब सरफेस परपेंडिकुलर होता है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, एसी जनरेटर के ऊपर। क्या होता है एसी जनरेटर, नाम से अपने को पता चल रहा है एसी मींस पावर सप्लाई होगी एसी। स्टूडेंट्स, दो प्रकार की पावर सप्लाई होती है। फर्स्ट बोलते हैं आप अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई, और सेकेंडरी होता है आपका डीसी डायरेक्ट करंट दृष्ट धारा पावर सप्लाई बोलते हो आप जिसको। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या करता है, प्लस माइनस और प्लस माइनस में चलता है, मींस उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। रिपीट कर देता हूँ, जो एसी पावर सप्लाई होता है उसकी कुछ न कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, और जो डीसी पावर सप्लाई बोलती है जिसको आप, वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ चलता है और उसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है। कैसे समझना, जैसे मान लो कि ये पावर सप्लाई है आपकी एसी, ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग आगे की ओर बढ़ता है, ये करंट की वैल्यू है आई, और यहाँ पर होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, आई मैक्सिमम बोलते हैं जिसको आप, यहाँ पे आपकी होती है आई, ये भी मैक्सिमम ही होती है। लेकिन जब ये अपना चक्कर, आधा चक्कर कंप्लीट करने के बाद में सेकेंडरी चक्कर के अंदर होता है, तब इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, विपरीत हो जाती है, तब यहाँ पे ये नेगेटिव के अंदर आ जाता है, मतलब कि ये वैल्यू मैक्सिमम ही होगी लेकिन दूसरे चक्कर के दौरान। ये अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। जो डीसी पावर सप्लाई होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ चलती है, मींस यहाँ पर आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऐसे चलेगी, ठीक है, और सारी की सारी ये पॉजिटिव में चलती है, ये नेगेटिव में नहीं चलता है। ये प्लस माइनस ऊपर वाला जो चक्कर होता है प्लस, नीचे वाला चक्कर होता है माइनस, और ये प्लस प्लस में चलती है, आगे बढ़ती है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 होती है और इसकी कुछ न कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, एसी जनरेटर्स के नाम से अपने को पता चल रहा है कि ये जो जनरेटर होता है ये क्या करता है, एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, और वो जो ईएमएफ होता है वो एसी ईएमएफ होता है, मतलब कि एसी वोल्टेज अपने को देगा। मतलब ये किस प्रकार का करंट बनाएगा, एसी करंट बनाएगा जो प्लस माइनस में चलता है। अब अगर ये एक सर्किट के अंदर कनेक्ट हो, देखो जो डीसी पावर सप्लाई होती है और एसी पावर सप्लाई होती है, उन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। कैसे, जैसे मान लो कि ये पावर सप्लाई है, इसको आपने किसी, ये मान लो कि कोई बल्ब है और इसको आपने कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, और इसको कनेक्ट कर दिया आपने किसी बैटरी के साथ में और एक प्लग लगा दिया, ये लो, सही है। और यहाँ पर ये जो डीसी है इसको बोल दो डीसी, और ये हो गया आपका एसी, ठीक है। यहाँ पर आपने एक बल्ब लगा दिया और ये बैटरी कनेक्ट कर दी डीसी, और यहाँ पे एक प्लग, ये लो, ठीक है। जैसे ही आप क्या करते हो स्टूडेंट, यहाँ से प्लग को ऑन करते हो, तो ऑन करते हो तो ये जो पावर सप्लाई जोड़ा गया है एसी सोर्स, इट मीन्स प्लस माइनस, मतलब कि फर्स्ट राउंड के अंदर ये प्लस होता है और ये माइनस, और सेकेंडरी राउंड के अंदर ये माइनस होता है और ये प्लस होता है।
रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट राउंड के अंदर प्लस होता है, ये प्लस हो गया, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि पहला सिरा नेगेटिव और दूसरा सिरा पॉजिटिव होता है। और दूसरे राउंड के अंदर दूसरा सिरा पॉजिटिव और पहला सिरा नेगेटिव होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, वापस राउंड करके यहाँ जाएगा, उसके बाद में दूसरे राउंड में वापस यहाँ से यहाँ। रिपीट कर देता हूँ, देखो कोई इलेक्ट्रॉन होगा पहले राउंड के अंदर यहाँ से जाके यहाँ आएगा, दूसरे राउंड में यहाँ से वापस यहाँ। इसकी बात करूँ डीसी की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से राउंड करके इसके अंदर इंटर करेगा, बस यहाँ से निकला राउंड करके इसके अंदर इंटर करेगा। सही है, कैसे, यहाँ से ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेता है, सोर्स ऑफ बैटरी क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से एनर्जी लेगा और एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस बल्ब के पास जाएगा और अपनी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसको दे देगा बल्ब को। बल्ब क्या करेगा, इसको दो प्रकार की एनर्जी के अंदर रिलीज़ करेगा, पहला लाइट एनर्जी की फॉर्म में, दूसरा हीट एनर्जी की फॉर्म में, अगर ये बल्ब जुड़ा है तो, ठीक है। और वापस इलेक्ट्रॉन डाउन होके वापस इस नेगेटिव प्लेट के अंदर आएगा और नेगेटिव प्लेट से जब पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा, सेल के अंदर, डिटेल से पढ़ा था अपन ने सेल, लेक्चर ये आपका चैप्टर नंबर है 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर अपन ने सेल को डिटेल से पढ़ा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस बीच वाले, ये जो बैटरी कनेक्ट है इस बीच वाले एरिया में जाता है तो ये क्या करता है, एक विपरीत प्रकार का बाह्य बल से एनर्जी कलेक्ट करता है, मतलब कि एक विपरीत कार्य करता है, अपोजिट कार्य करता है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में। और वही जो किया गया वर्क होता है वो किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ से वापस एनर्जी कलेक्ट करेगा, वापस बल्ब को देगा और वापस यहाँ पे, ठीक है, ऐसे चलता है। मीन्स जो डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट की है सर्किट के अंदर, उसके अंदर आप करंट की डायरेक्शन को शो करते हो, आई, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आई, यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन आई, यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन आई, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे इंटर कर गया। सही है, ठीक है। अब सुनो, जैसे ही क्या होता है, आपने एसी पावर सप्लाई कनेक्ट की, तो एसी पावर सप्लाई कनेक्ट करने का मीन्स होता है यहाँ से प्लस, यहाँ पे माइनस। पहले राउंड के अंदर यहाँ से यहाँ गया, दूसरे राउंड में वापस यहाँ पे आया, गया आया, गया आया, मीन्स इलेक्ट्रॉन गया वापस आया, गया वापस आया, पहले राउंड में गया, दूसरे राउंड में वापस, ठीक है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही स्थान पे ऐसे कंपन करता हुआ पाता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। कंपन करने का मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो जो एसी सोर्स होता है, अगर किसी सर्किट के अंदर आपने एसी सोर्स जोड़ा है तो आप उस सर्किट के अंदर कभी भी करंट की डायरेक्शन को शो नहीं करते हो, कभी भी करंट की डायरेक्शन को शो नहीं करते हो, ठीक है। तो ये है आपका एसी पावर सप्लाई। मतलब ये है कि जो एसी जनरेटर होता है वो अपने को क्या देता है, एसी करंट को देगा, यानी कि इससे किस प्रकार का करंट बनेगा, एसी करंट बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके डायग्राम की ओर। इसको एक बार इरेज कर देता हूं। क्या करते हैं अपन, एक चुंबक, एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं। मान लो कि यहाँ पे दो चुंबकीय ध्रुव बना दिया आपने, एक बना दिया N और दूसरा बना दिया यहाँ पे मान लो कि S, ठीक है। और इसके बीच में एक ऐसी कोयल रख देता हूँ। ये N और S जो मैग्नेटिक, N और S जो चुंबक है, मैग्नेट है, वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, N से S की ओर, N से S की ओर। ये लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन N से S की ओर। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखते हो आप, एक ऐसी कोयल रख देते हो जिस कोयल के अंदर आपको क्या करवाना है, लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर परिवर्तन करवाना है। याद हो तो, अगर आप फैराडे के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग किसी कोयल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर लगातार परिवर्तन करवाते हो तो उस कोयल के अंदर क्या बन जाता है, एक
ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और वो जो ईएमएफ होता है क्या करता है, उस कोयल के अंदर करंट का निर्माण करता है। सही है। तो इसके अंदर आपने क्या किया, एक ऐसी कुंडली रखी या ऐसी कोयल रखी जो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में यूँ समझो कि थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। ये मान लो कि वो कोयल है और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कितने हैं, n है। ये वो कोयल है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है। ठीक है। और इसका जो एरिया वेक्टर है ना, वो यूँ समझो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये आपका इस कोयल का एरिया वेक्टर हो गया। ये लो एरिया वेक्टर और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड B, एंगल इनके बीच में थीटा। ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हो, अगर इस कोयल के अंदर, अगर इस कोयल के अंदर जो कोयल आपने ले रखी है PQRS, इस कोयल के अंदर कोई ईएमएफ बना और उस ईएमएफ की वजह से अगर इसके अंदर कोई करंट बनता है तो उस करंट का आप यूज़ कर सकते हो। देखो स्टूडेंट, आप जो एसी सोर्स होता है, जो एसी जनरेटर होता है, उसके द्वारा जो एसी आपको मिली उसको आप यूज़ कर सकते हो। आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, आपके पास में एक दृष्टकारी होना चाहिए। दृष्टकारी क्या करता है, एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई के अंदर चेंज करता है और डीसी पावर सप्लाई को ही आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि उससे आप किसी चीज़ को चार्ज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप एसी से किसी चीज़ को चार्ज करोगे, चार्ज का मीन्स क्या होता है, पार्टिकल्स को स्टोर करना। हाई एनर्जी के जो पार्टिकल होते हैं उनको स्टोर करना होता है। तो दिक्कत ये है कि जो एसी होती है वो प्लस माइनस की फॉर्म में चलती है। तो अगर आप एसी को सीधा ही कलेक्ट करोगे या एसी को क्या करोगे, एसी से किसी चीज़ को चार्ज करोगे, स्टोर करोगे एसी को, तो प्लस माइनस ऐड होके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब आप चार्ज तो नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया जाता है, दृष्टकारी का यूज़ करते हैं, अपन रेक्टिफायर बोलते हैं जिसको। दृष्टकारी का यूज़ करते हैं एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। अगर एसी डीसी में चेंज हो गई तो उसकी सहायता से उसके बाद में आप इसको क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, क्योंकि डीसी चलता है प्लस में। और इसको अगर आप कलेक्ट भी, अगर उसको आप क्या करोगे, स्टोर भी करोगे ना, तो वो प्लस ऐड होके क्या हो जाएगा, मतलब कि वस्तु चार्ज हो जाएगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर अगर अपने को इस कोयल के अंदर एसी पावर सप्लाई मिली तो उस एसी पावर सप्लाई को आप यहाँ से यूज़ में ले सकते हो। और यहाँ पर आप क्या करते हो, दो सर्पी बल्लियाँ लगा देते हो। अब ये सर्पी बल्लियाँ क्या होती है इसका भी बताएंगे। और यहाँ पर भी आप क्या लगा देते हो, एक सर्पी बल्लिया, यानी कि ये क्या है, आपका सर्पी बल्लिया है। जब कोयल घूमती है, ये भी सर्पी बल्लिया है। ठीक है। जब कोयल घूमती है तो ये सर्पी बल्लिया है ना, ये भी इस कोयल के साथ में घूमते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हो, आप दो धात्विक ब्रश लगा देते हो। सब ये क्या होता है बताएंगे, इसको भी धैर्य रखिए। यहाँ पे क्या होता है, दो धात्विक ब्रश लगाए दिए जाते हैं और यहाँ पर एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे आप क्या करते हो, पावर सप्लाई कलेक्ट करते हो। ये लो, यहाँ पर भी ब्रश लगा दिए धात्विक और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एसी ईएमएफ मिलेगा, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या है आपका धात्विक ब्रश, जो क्या करते हैं, जब ये कोयल PQRS घूमती है तो ये दोनों जो सर्पी बल्लियाँ है ये इसके ऊपर घूमते हैं और धात्विक ब्रश है ना, ये इनके ऊपर रखे होते हैं। जब ये घूमते हैं तो ये ऐसे इसके ऊपर टच करते हैं, मीन्स साथ में तो कनेक्ट हो गए हैं, साथ में ये वायर घूमे ना। देखो जब कोयल घूमती है तो वायर भी ऐसे लिपट जाएगी। ठीक है। तो ऐसे जब लिपट जाएगी ये, तो क्या होगा, वायर को नुकसान होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक सर्पी बल्लिया लेते हैं। यूँ समझो कि सर्पी बल्लिया का मीन्स ये होता है,
ये मान लो कि सर्पी बल्ले है, जब ये घूम रही है, सोच के देखो, तो ये घूम रही है तो इसके साथ में ये सर्पी बल्ले घूमता है और इसके सारे आपने एक ब्रश लगा दिया है, यूँ समझो, यूँ समझो, यूँ समझो कि ये वो ब्रश है, ये इसके सारे ऐसे लगा दिया। तो जब ये घूम रही है तो सर्पी बल्ले इसके साथ कनेक्ट है, तो साथ में तो ये तार इसके साथ कनेक्ट हो गया, मतलब कि जो यहाँ से पावर सप्लाई मिलेगी वो इसको ये ग्रहण कर सकता है। दूसरा, तार को नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि जब ये घूमेगा तो तार ऐसे लिपटना भी नहीं चाहिए, मतलब एक तो जब ये घूमता है तो ये ऐसे लिपट जाना चाहिए ना, ये ऐसे लिपट गया है मान लो, ठीक है। अब कितना लिपट सकता है, उसको आप घुमाते हो, उसको जब आप घुमाओगे तो ये ऐसे लिपट जाना चाहिए, लेकिन ये ब्रश होता है एक टाइप का और वो इसके साथ टच होता है, और जब ये घूमता है तो इसके सारे ये टच होता रहता है, तो पावर सप्लाई भी मिल जाएगी और वायर को कुछ लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सर्पी बल्ले हो गया, ये धात्विक ब्रश हो गया। और ये जो कोयल आपने ले रखी है इसको आप क्या बोलते हो, आर्मेचर बोलते हो, जिसके ऊपर आप क्या करते हो, तांबे के विद्युत तार के बहुत सारे फेरे लपेट देते हो। तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेटना के मतलब जो कोयल आपने ली है उसके ऊपर बहुत सारे तांबे के तार के फेरे लपेट दिया। मान लो कि जैसे ये PQRS क्या है, एक कोयल है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने यहाँ से तांबे के तार के फेरे लपेटने स्टार्ट कर दिए। अब जितने ज़्यादा फेरे लपेटोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्योंकि 5B = क्या बढ़ाया अपन ने, NBA, ठीक है। दूसरा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो आप, उस जो आप कोयल ले रहे हो उसका एरिया बढ़ा के मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ा सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करके आप भी क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ा सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स, N की वैल्यू, जितने ज़्यादा यहाँ पे फेरे लपेटें उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हो आप, एक हैंडल लगा देते हो। यहाँ पर आपने क्या किया, एक हैंडल लगा दिया और इस हैंडल को आप क्या करते हो, घुमाते हो, इस हैंडल को घुमाते हो और ये कोयल क्या करेगी, घूमेगी। मतलब इस हैंडल को आपने घुमाया और मान लो कि आपने इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो ये करता क्या है, देखो यहाँ पर ये हैंडल है, नॉर्मल सी बात है, डायग्राम से अपने को स्पष्ट हो रहा है कि क्या होगा जब ऊपर वाले हैंडल से इसको घुमाएंगे, ऐसे जब घुमाएंगे तो ये जो कोयल है ये रोटेट होगी, और जब रोटेट होगी तो फिलहाल ये थीटा एंगल बना रही है। जब ये रोटेट होगी तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है जो इसके अंदर पास आउट हो रही हैं, इसके घूमने की वजह से इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या आएगा, चेंज आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर चेंज आने का मीन्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज मीन्स बाबा का लो, कौन सा, फैराडे का द्वितीय नियम, करते हैं उसको भी। सबसे पहले इस हैंडल को घुमाते हो आप, मतलब कि इसको आप हाथ से घुमा सकते हो, कोई जनरेटर लगा दो इसके ऊपर, मतलब कि जो घूमने वाला है वो जनरेटर लगा दिया। जब उसको जनरेटर को घुमाओगे मतलब कि कुछ ऐसी एनर्जी है, देखो जो एनर्जी का थ्योरम होता है वो क्या होता है, एनर्जी को आप बना नहीं सकते, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपने को ये पता है कि यहाँ पर अपने को AC सोर्स ऑफ मिलेगा। AC सोर्स का मतलब यूँ समझो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। नॉर्मल सी बात है, आप किसी चीज़ को मतलब कि इस लाइट का यूज़ करते हो, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मिलेगी कहाँ से, इसको घुमाने से। घुमा किससे रहे हो, कोई यंत्र से घुमा रहे हो। मान लो कि कोई यंत्र, आपका हाथ यंत्र ही है, इसको आपने ऐसे घुमाया। जब घुमाओगे तो मैं कह सकता हूँ क्या, जो AC जनरेटर होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर होता है, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को चेंज करता है इलेक्ट्रिक ऊर्जा में। की पॉइंट क्या है इसका, मेन की पॉइंट ये क्या करता है, एक नंबर है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब करेगा कैसे, वो भी तो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की अपन ने थ्योरी पढ़ी थी। वो थ्योरी कहती क्या थी,
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर चेंज आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन मीन्स फैराडे का द्वितीय नियम, एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस होता है, और वो जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से क्या होता है वो, E इजिकल टू माइनस का डी फाई बी अपॉन में डी टी, मीन्स फ्लक्स में परिवर्तन टाइम के साथ क्या बनेगा, एक विद्युत वाहक बल बनेगा। ठीक है, अब सुनो, पी क्यू आर एस कोयल है, और पी क्यू आर एस कोयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो भी इसके साथ में क्या होगा, इसके अंदर क्या प्रवेश करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रवेश करेगी, और कुछ ऐसे फील्ड लाइंस भी होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मीन्स इसका एक कंपोनेंट जो कोस थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या करेगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 0 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स तो है, कितना है देख लेते हैं, फाई बी इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पे अपने को पता है कि एक कंपोनेंट ऐसा है जो क्या कर रहा है, इसके साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वो कौन सा होगा, बी ए कोस थीटा, या इस डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। मतलब इतना फ्लक्स है, अगर इस फ्लक्स में चेंज होता है, अगर इस फ्लक्स में चेंज होता है तो अपने पास में क्या बनेगा, एक विद्युत वाहक बल बनेगा। अब वो चेंज होगा कैसे वो समझते हैं, सुनना भाई ध्यान से। मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है NS, मैग्नेट है, और उसके बीच में ये कोयल रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर N है, और इसका एरिया A है, मतलब कि ले दे के ये ऐसे का ऐसा पड़ा है। ठीक है, इसको एक बार मैं स्किप करता हूँ एक बार के लिए। ये कोयल है, स्टार्टिंग के अंदर ये ऐसे रखी है, थीटा एंगल पे रखी है। अब समझना, अपन ये जानते हैं कि अगर ये ऐसे होती है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ये भी ऐसे, सरफेस इसका परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री, मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास आउट होगी। ये ऐसे रखी है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये घूमी थोड़ा सा, जब ये घूमती है तो नॉर्मल सी बात है कि इसने एंगल चेंज किया, और एंगल चेंज किया तो कुछ जो फील्ड लाइंस है जो इसके अंदर पास आउट हो रही थी पहले, वो आउटवर्ड हो जाएगी, मतलब कि इससे बाहर की ओर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ऐसे रखने पर फील्ड लाइंस की संख्या में कमी आई, मतलब फ्लक्स में कमी आई या नहीं आई, मतलब ऐसे है तो सबसे ज़्यादा। अब ऐसे घूमी तो फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी, क्योंकि एक कोस थीटा कंपोनेंट वर्क कर रहा है, पहले एक वर्क कर रहा था, अभी एक कोस थीटा कंपोनेंट वर्क कर रहा है। अब ऐसे घूमती गई, जब ये घूमती जाएगी तो अब इसके अंदर से एक भी फील्ड लाइंस पास आउट नहीं हो रही, मतलब इसका एरिया वेक्टर सामने की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब होता है तब फ्लक्स कितना होता है, 0 डिग्री। स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट करो, आई बात समझ में नहीं है, समझाते हैं। देखो स्टूडेंट, यूँ समझो, स्टार्टिंग में आपका पी क्यू आर एस कोयल ऐसे है, मान लो एक बार के लिए ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि पास आउट ही नहीं हो रहा। अब जैसे ये घूमता है ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर इंटर होना स्टार्ट करती हैं, ऐसे घुमा इंटर हो रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, और यहाँ पर आएगा जब ये तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर था तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल, सही है। अब एंगल बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल ये 90 डिग्री, सॉरी, एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंगल 90 डिग्री, एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब जैसे जैसे ये बढ़ा यहाँ पर, सही है, बढ़ता गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती गई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद में फिर घूमा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में
कमी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कमी आती गई, कमी आती गई, यहाँ पर हुआ। जब ये यहाँ पर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी होगी, 0। लेकिन अब की बार एंगल कितना है, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, ये समझो यहाँ पर 90 के बाद 0, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90। अब सारे 90 तो हो नहीं सकते, ऐसे कैसे नहीं हो सकते। देखो सुनो, कॉन्सेप्चुअल करते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर जब आप इस कोयल को घुमाते हो, जब इसको कोयल को घुमाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर परिवर्तन मतलब विद्युत वाहक बल बनेगा। कितना बनेगा, d∅b/dt। फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, ∅b = BA cos थीटा। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। जब ये वैल्यू इसके अंदर पुट की तो E कितना आ गया, माइनस का d∅b की वैल्यू BA cos θ/dt। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आप ले सकते हो, तो E B बाहर आ जाएगा। एरिया वेक्टर भी क्या कर सकते हो, कांस्टेंट ले सकते हो। चलो एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, ठीक है। ले दे के बचा कौन, cos θ/dt, ठीक है। अब cos थीटा क्या है, वेरिएबल है भाई, और cos थीटा वेरिएबल है और आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये हैंडल है जिसको आप घुमा के क्या करते हो, फ्लक्स में परिवर्तन करते हो, ठीक है, जिसको आप घुमा के फ्लक्स में परिवर्तन करते हो। तो यहाँ पर cos थीटा, इस थीटा को आपके हाथ में लेके आना है। कैसे लेके आओगे, इस थीटा को आपके हाथ में लेके आना है। मैंने ये कहा है कि ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करता है, तो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करता है तो आपके पास में एक रिलेशन होता है। कितना होता है वो, ओमेगा आप लिखते हो θ/t। ओमेगा कोणीय वेग होता है तो क्या हो जाएगा, थीटा कोणीय विस्थापन/समय वेग। अगर वो रेखीय वेग होता है, विस्थापन/समय वेग, कोणीय वेग होता है तो विस्थापन क्या हो जाता है, थीटा। टाइम कितना है, t, तो यहाँ से थीटा कितना हो गया, ओमेगा t। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट की तो E माइनस का BA, ये हो जाएगा d cos ωt/dt। सही है। यहाँ से cos ωt अब अपने हाथ में है। अब इसका क्या कर दो, अवकलन कर देते हैं। तो E कितना आ जाएगा, E माइनस का BA कोस का अवकलन, कोस का अवकलन कितना होता है, साइन, माइनस का, ये लो माइनस का साइन ओमेगा t। अब ओमेगा भी वेरिएबल है और ओमेगा वेरिएबल और टाइम के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इनटू में ओमेगा। सही है। यहाँ से माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। तो E बी ए, एक मिनट, यहाँ पर आप जो फ्लक्स ले रहे हो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, यहाँ पे -n, यहाँ पे भी BAN मान लो, और ये कितना हो जाएगा NBA, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा t। ये क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल इंड्यूस करेगा। कौन इंड्यूस करेगा, ये PQRS कोयल। जब इस कोयल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करते हो, घुमाते हो, ठीक है। NBA ओमेगा ये क्या कहलाता है, जो विद्युत वाहक बल आपने बनाया उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, इसको मान लो कि ये E0 है, E0 NBA ओमेगा, जो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू होती है। और इसके लिए आप क्या लिखोगे, E0 साइन ओमेगा t। और ये इतना विद्युत वाहक बल कौन बनाएगा, ये कोयल बनाएगी। सही है, ठीक है। ये तो आ गया विद्युत वाहक बल। अपने को चाहिए करंट, यहाँ से करंट मिलेगा तभी तो आप क्या कर सकते हो, उसको आगे दे के उसकी सहायता से जितने भी आपको यंत्र चलाने हैं उसको दोगे पावर सप्लाई दोगे, यानी कि करंट दोगे तो क्या होगा,
वो जो सोर्स आप चला रहे हो, जो सर्किट आप बना रखा है, उसके अंदर करंट फ्लो होगा। अब करंट के लिए क्या होता है, क्या लिखते हो आप करंट के लिए? मान लो कि ये जो कोयल है ये जिस वायर की बनी है उसका प्रतिरोध R है, माना कुंडली का प्रतिरोध R है, कैपिटल R। और कैपिटल R ओम के नियम से क्या लिखते हो, ओम स्लो, क्या लिखते हो ओम के नियम से, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन यहाँ पे V नहीं है, यहाँ पे है E, E इज इक्वल टू आई आर। सही है, E की वैल्यू पुट कर देती हैं, E नोट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर। आर इसके बटा में आएगा, E नोट अपॉन में आर साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई। E नोट अपॉन में आर, E नोट अपॉन में आर क्या बनता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। और करंट आया है तो जो आपको पावर सप्लाई यहाँ पे मिलेगी, E नोट अपॉन में आर को आप क्या लिख सकते हो, आई नोट लिख सकते हो, क्योंकि E नोट है मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से आपको जो पावर सप्लाई मिलेगा, ये जो पावर सप्लाई मिला करंट की फॉर्म में, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये लो, ये क्या आ जाएगा, करंट का मान आ जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर आप वेव बनाना चाहो, मतलब कि जो आपको वेव मिली, क्योंकि आप जो एसी पावर सप्लाई आपने बोला है उसकी वेव भी तो होती है, वो जो वेव होगी वो कितनी होगी, ये इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ। ये आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये लो, वेव किसकी मिलेगी, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट अपन ये जानते हैं कि साइन की जो वेव होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, साइन की जो वेव होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, और यहाँ पर करंट I और ये टाइम। ठीक है, टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, या यूँ समझो कि टाइम के अकॉर्डिंग आप ओमेगा कोणीय वेग से इसको गुणन गति करवा रहे हो, तो ओमेगा कोणीय वेग से गुणन गति करवा रहे हो तो यहाँ पे आप ओमेगा टी या एंगल भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से साइन की जो वेव होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 पर 0, 90 पर मैक्सिमम कितनी होती है, 1, 90 पर मैक्सिमम, और वो कितनी होती है, 1 होती है। ये लो, और यहाँ पर कितनी आ रही है आपकी, आई नोट आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये होता है आपका 180, यहाँ पर होता है 270, और ये 360। ये वेव कुछ इस प्रकार चलती है, और ये भी आपका आई नोट है, लेकिन दूसरे चक्कर में। अब सर ये दूसरा चक्कर कौन सा होता है, ये भी तो समझा दीजिए हमें। बिल्कुल समझाएंगे, काम ही हमारा ये। अब सुनो भाई लास्ट। ठीक है, ये वेव बनी कैसे एक्चुअल में। स्टार्टिंग के अंदर यूँ समझो कि जो कोयल है PQRS वो ऐसे रखी है। अब ये ऐसे रखी है, एंगल है 90 डिग्री। एंगल जब 90 डिग्री होता है तो करंट 0। एंगल जब 90 डिग्री तो करंट 0। यूँ समझ लो कि कोयल PQR ऐसे ही रखी है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स N, एरिया A, मैग्नेटिक फील्ड B, जिसमें ये रखा है। क्लियर, दैट्स इट। ऐसे रखी है, एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। सही है, ठीक है। अब जब ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास आउट नहीं होगी। जब कोई फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास आउट नहीं होगी तो क्या होगा, कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, और कोई फ्लक्स नहीं बनेगा तो कोई EMF नहीं। EMF कितना, 0, और कोई EMF नहीं मतलब कि करंट 0। ये लो, करंट 0। या इसको यूँ समझ सकते हो, अगर आपको एरिया वेक्टर का नहीं पता चल रहा है कि क्या होता है, तो यूँ समझो कि ये इसका सरफेस है, ये वाला सरफेस है, और सरफेस ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में लंबवत है। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये सरफेस लंबवत। अब ये लंबवत है तो अब ये समांतर है, मतलब कि 0 डिग्री है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और इसका सरफेस याद रखना भाई, सरफेस कितना है, 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड
सरफेस 0 डिग्री, एंगल कितना 0, तो 0 डिग्री का एंगल है, कोई फील्ड लाइंस नहीं है, मतलब कि फ्लक्स, नो विद्युत वाहक बल, नो ईएमएफ, नो करंट, करंट 0। ये घूमना स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर इंटर होने स्टार्ट हो रही है, मतलब कि जैसे जैसे ये घूम रहा है फ्लक्स लाइन इसके अंदर इंटर कर रही है, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे था 0, अभी 1 लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ऐसे ये लाइंस इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और ऐसे आते आते इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स सबसे ज़्यादा ईएमएफ, और सबसे ज़्यादा ईएमएफ का मतलब सबसे ज़्यादा करंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया। इसका सरफेस एंगल कितना है अभी 90 डिग्री, सरफेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर सबसे ज़्यादा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होगा, करंट। तो 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ 90 पर सबसे ज़्यादा करंट, सही है। अब यहाँ पे है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी वापस ऐसे घूमना स्टार्ट हुआ, घूम रहा है, और ये ऐसे हो गया, मतलब सरफेस वापस कितना 0, या यूं कहें आप 180, पहले ऐसे था अभी ये ऐसे हो गया है, पहले ऐसे था अभी ये ऐसे हो गया है, यूँ समझो 180 हो गया है, ठीक है। 180 यहाँ पर 180 है, 180 है, मतलब कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, मतलब कि नो फ्लक्स, नो ईएमएफ, नो करंट। तो यहाँ पर जैसे यहाँ था घूमना स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होना, डिक्रीज हो रही है, और 0 डिक्रीज हो रही है, तो करंट भी डिक्रीज होगा, और कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर है, अभी देखो, अब ये वापस घूम रहा है, एंगल चेंज कर रहा है, 180 से आगे जा रहा है, तो फ्लक्स में तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी करंट उल्टा होगा, क्योंकि एंगल उल्टा है। आपने जब स्टार्ट किया था, सोच के देखो, एरिया वेक्टर यहाँ पे है सामने, एरिया वेक्टर ऐसे, अभी एरिया वेक्टर यहाँ से स्टार्ट किया, एरिया वेक्टर इस साइड है, मतलब 180, अभी ऐसे रखा, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आया एरिया वेक्टर, मतलब कि 270, यहाँ पर आओगे 360, यहाँ पर है, सही है, यहाँ पर है 180, घूमना स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, लेकिन एरिया वेक्टर उल्टा हो रहा है, एरिया वेक्टर 270 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर आया 270, मतलब वैल्यू माइनस में, इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन करंट उल्टा हो गया, जस्ट करंट उल्टा हो गया और इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ पे है, यहाँ से वापस ऐसे आया, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज था 270 पे, अभी घटना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज वापस 0, ये घटना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज वापस 0। इस प्रकार ये जो एसी सप्लाई होती है, ये जो PQRS कोयल होती है, जो एसी जनरेटर होता है, ये क्या करता है, अपने को ईएमएफ देता है, मतलब कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब इस कोयल के अंदर एक विद्युत वाहक बल बना फैराडे के द्वितीय नियम से, और वो जो विद्युत वाहक बल है वो अपने को क्या देगा, एसी ईएमएफ देगा, और उस एसी ईएमएफ से अपने को क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। अब ये क्या करता है, सर्पी वलय, जब ये कोयल घूमती है तो ये सर्पी वलय इस कोयल के साथ घूमता है, और जब ये कोयल के साथ घूमता है तो इसके साथ में आप एक धात्विक ब्रश लगा देते हो, और वो धात्विक ब्रश क्या करते हो, इसके सहारे टच हुआ होता है, और जितना ये ईएमएफ बना रहा है वो क्या कर लिया जाता है, एग्जिट पॉइंट है, ये समझो कि यहाँ से निकाल लिया जाता है, और आप इसको मतलब कि अपने यूजेबल कार्य के अंदर इसका यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी थी, और ये डायग्राम हो गया इसका, ठीक है, और ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और इसके की पॉइंट की अगर बात करें तो फर्स्ट की पॉइंट क्या था, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, फर्स्ट इसका। सेकेंडरी, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है। कई बार क्या है, जैसे MCQ के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो AC जनरेटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर ये वर्क करता है। स्टूडेंट्स, वर्तमान के अंदर अबाउट 100 मेगावाट, मतलब कि जो 100 मेगावाट शक्ति वाले
प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर बनाए जा चुके हैं, मतलब 100 मेगावाट 10⁶ इतनी पावर सप्लाई देखो आप इस प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, मतलब कि अपने को इतना पता है कि जितना ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन उतना ज़्यादा क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, आप उसकी सहायता से भी क्या कर सकते हो, मतलब कि इस पावर सप्लाई या इस शक्ति को इंक्रीज कर सकते हो। और जो निकोलस टेस्ला है, मतलब कि ये सबसे पहले किसने इंड्यूस किया था, निकोलस टेस्ला नामक वैज्ञानिक थे, निकोलस टेस्ला। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया था, सबसे पहले या यूँ समझो कि इस प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का निर्माण किया था। ठीक है, तो एसी जनरेटर की जो थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। होपफुली आपको ये थ्योरी, ये प्रिंसिपल और ये डायग्राम समझ में आया होगा। होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।